हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरोही लर्निंग क्लासेस। बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो एक लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग सबको पता ही होगा कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे कोविड के केसेस आ रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप सबको पता ही होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है। तो ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा। और अब आप लोग ये मत कमेंट कीजिएगा कि सर आपने तो मास्क लगाया नहीं है, क्यों नहीं लगाया है। तो हाँ, ये वीडियो मैं अपने घर में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अगला चैप्टर है वो मैं रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिक चीज़ सबसे पहले जान जाइए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसको जो अपोज करता है, उसको जो अपोज करता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। और इसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस आर से। तो आपने बेसिक तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1 R2 R3 है और सीरीज़ में है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जब सीरीज़ में होता है तो जो हमारे तीनों रेजिस्टेंस होते हैं, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। ऐसे ही अगर पैरेलल में होता है तो हम क्या करते हैं? जब पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे करके हम क्या करते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। लेकिन ये ये जो चैप्टर है ये उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। इसमें हम देखेंगे और भी टेक्निकल चीज़ें देखेंगे कि बिल्कुल रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, या किसी भी सर्किट में अगर हमें उसका कैलकुलेशन करना है तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, देखिए यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिखा हुआ है इनसाइड ए रेजिस्टेंस मटेरियल द अपोजिशन ऑफ ए कैरियर इज ड्यू टू सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स is a in a atom which are vibrating due to thermal vibrations। देखिए होता क्या है कि जब भी हमारे सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो जो भी वायर के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसी टर्म को हम जानते हैं रेजिस्टेंस के नाम से। इस चैप्टर में हमारा मेन क्या होगा कि हम पता करेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या उसका रेंज होता है, यही सब देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है। सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। तो देखिए एक टर्म यहाँ पे छूट गया कि वाइब्रेटिंग ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन। तो क्या होता है ना कि जैसे जब भी यहाँ सर्किट से करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है कि आसपास का जो भी एटम्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो उनमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो जब थर्मल वाइब्रेशन होता है, तो थर्मल वाइब्रेशन होता है तो वो क्या करते हैं, वो उस सर्किट के वाइब्रेट करते करते उस सर्किट के रास्ते में आ जाते हैं, जिससे सर्किट का जो पाथ होता है वो बाधित हो जाता है, मीन्स डिस्टर्ब हो जाता है। और तो डिस्टर्ब ऐसा नहीं होता है कि सर्किट फ्लो ही नहीं कर पाता है, करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है। करंट क्या होता है कि मतलब उसे फ्लो करने में परेशानी होती है। तो देखिए एक छोटा सा सर्किट है। इस सर्किट में क्या है कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और करंट है, और यहाँ पे एक लोड लगाया हुआ है। लोड ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ पे एक लोड लगाया हुआ है। तो जनरली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें जो लोड होता है वो रेजिस्टेंस के ही फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास बल्ब होता है, आयरन होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इस सब में क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। तो किसी में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, किसी में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस अप्लायंसेस का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसके हिसाब से होता है। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और ये करंट फ्लो कर रहा है, और जो हमारा लोड है वो लोड क्या है, ए बी लोड है। ओके, और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे R1 है। तो आपने पढ़ा ही होगा पहले कि रेजिस्टेंस जो होता है किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है एरिया ऑफ, सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ पे, और उस पे उसके बाद क्या करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होता है। तो कैसे होता है, तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है।
और एरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ज़्यादा होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है। देखिए बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी मौसम डिस्टर्ब है, इसलिए पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा वीडियो में। ओके, तो यही है, छोटे छोटे रिलेशंस हैं। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है, और जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है हमारा, कम होता है। तो इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है, दैट इज जो निकलता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपने पढ़ा ही होगा, होता है R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, जहाँ एल क्या है हमारा लेंथ है, एरिया क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो रो है, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और ओम, ये जो रो होता है, रो का ऐसा यूनिट क्या होता है, रो का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो रो की वैल्यू आएगी, और रो की वैल्यू आएगी तो हम वहाँ से ऐसा यूनिट भी निकाल लेंगे। देखिए छोटा छोटा फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारा सबसे पहला टर्म जो होता है ये सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और जे क्या है, तो जे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ओके, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिए, V इज इक्वल टू ई अपॉन एल होता है। ई क्या है, ई जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यानी जैसे जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है। और ये फॉर्मूला है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, और 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। ओके, देखिए ये सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। R अपॉन इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और E इंटू एल इज डिवाइडेड बाई जे इंटू ए। देख लीजिएगा, मेन तो ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला एंड में लिखा भी हुआ है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो आपने रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही होगा कि मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में क्या होता है। ओके, लेकिन यहाँ उससे थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। तो पहला दिया हुआ है, द रेसिस्टिविटी शुड बी हाई डिपेंडिंग अपॉन दियर एप्लीकेशंस। मैंने पहले ही बताया था कि हम किस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या होगा, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, इन सब में हमें क्या है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस शुड नॉट चेंज with the time and surrounding atmospheric conditions like temperature, pressure and humidity। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई सडन चेंज आ गया तो उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए, नहीं, इट शुड बी कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया, सर्दी से गर्मी हो गया, तो गर्मी में क्या हो गया कि वैल्यू ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, ये भी होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या दिया है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लो। ये क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस टेम्परेचर के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा वेरी हो रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर कम हो रहा है तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। देख लीजिए कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब का। तो मेटल्स जो है उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। देखिए किसका क्या होता है, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटम का और कॉपर का क्या क्या होता है। देख लीजिए दिया हुआ है, मैग्नीन का होता है 0.00015 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, इसके हिसाब से होना चाहिए। छोटा छोटा डेटा है, आप याद कर लीजिएगा।